हेलो एंड वेलकम टू हैक्टिक प्रोग्रामर। तो आज हम रिएक्ट के दो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हुक्स को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। मेन फोकस रहेगा हमारा यूज स्टेट हुक पर, क्योंकि वो हमारा स्टेट चेंज में यूज़ होता है, हमारा यूआई अपडेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसको सीखने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो हम एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसी को करते करते हम क्या सीखेंगे, अपने इन दोनों हुक्स की फंक्शनैलिटी को सीखेंगे और किस तरीके से इनका यूसेज होता है, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर ऐप का नाम, ये हो गई हमारी कमांड, और ऐप का नाम हमने रख दिया है काउंटर। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा जो रिएक्ट होता है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क नहीं है जावास्क्रिप्ट का, वो है एक लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसमें खास तो है नहीं, कुछ उसके प्रोज है, कुछ उसके कॉन्स हैं। तो हम जरा ये देखेंगे सबसे पहले कि हमको इन हुक्स की पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ी, और ऐसा रिएक्ट क्या खास करता है कि हमको इनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम उस पे हम पहले बेसिक अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स लगाकर देखेंगे कि उनसे काम चलता है नहीं चलता है, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या नया है हमारा इन हुक्स के अंदर। ठीक है, तो ये देखो, हमारा बेसिक जो है टेम्पलेट रेडी होने लगी है रिएक्ट की, और ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है पूरा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ cd और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ काउंटर के अंदर। ठीक है, और इसको करता हूँ मैं npm start। तो ये मेरा 3000 पोर्ट पे चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे चल गया है। अब क्या करते हैं, अगर आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फंक्शनिंग समझनी है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जाके, फ्रंट एंड सेटअप वाली। उसके अंदर मैंने इसका प्रॉपर किस तरीके से इसका फ्लो है डेटा का, और किस तरीके से इसका जो नॉर्मल टेम्पलेट आती है उसका स्ट्रक्चर है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी हम सीधा चलते हैं अपना हुक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने। तो ये मैं आ गया इसकी मेन फाइल पे, और जो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है पहले मैं उस कोड को हटा देता हूँ, और अपनी यहाँ पे हम यूआई रेंडर करेंगे। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक एम्प्टी फ्रेगमेंट, और उसके बाद हम चलते हैं अपना h1 टैग यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी हेडिंग, चलिए हैक्टिक प्रोग्रामर लिख देते हैं। इसके बाद चलते हैं, हम अपना यूज करेंगे p टैग, और p टैग के अंदर हम लिखेंगे काउंटर वैल्यू। अभी के लिए हम 10 दे देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमारा होगा यहाँ पे बटन, और इस बटन से हम क्या करवाएंगे, इंक्रीज काउंटर। तो जो काउंटर की वैल्यू होगी हम उसको क्या करवा देंगे, यहाँ से इंक्रीज करवा देंगे। तो देखते हैं इतनी यूआई हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं। और ये देखिए, ये क्या हो गया, हमारे सारा का सारा ना इधर पार्ट पे आ गया है, रेंडर हो चुका है। ये हमारा बटन है, इससे हम क्या करवाएंगे, अपने काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करवाएंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी दशा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है, इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं app.css पे, और यहाँ पर हम इसका फ़ायदा उठाते हैं जो इन्होंने पहले CSS दे रखी थी। ठीक है, इसको लेते हैं और एक अपना बनाते हैं यहाँ पे बॉडी, कि जो भी हमारा कंटेंट है उसके अंदर ये वाली CSS आ जानी चाहिए, और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा ओके, तो ये देखिए अपना अलाइन हो गया है सेंटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जब भी हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी जो काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम अपना सिंपल बेसिक सा जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं हम, तो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम ले लेते हैं एक लेट काउंटर, और काउंटर की वैल्यू हमने दे दी 10। अब देखिए, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का या कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिसके पास कोई भी वैल्यू है, और आप उस वैल्यू को अपने यूआई पार्ट में उसको यूज करना चाहते हो, उसको वहां पे, तो उसको आप किस तरीके से यूज करोगे, हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस वेरिएबल के नाम को हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। तो जैसे मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा, तो वहाँ पे देखिए मेरी वैल्यू आ जानी चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास 10 वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक बार इसको चेंज करके देख लेते हैं, 14 करके देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा रेंडर हो रहा है 14, ठीक है। तो यूआई तो हमारी अपडेट हो रही है आराम से। अब क्या करते हैं, अब हमको चाहिए कि जब हम अपना यहाँ पे क्लिक करें तो ऑन क्लिक फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो जब भी हम इसको क्लिक करें तो हमारा क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए ऐड वैल्यू, ठीक है। अब ये हमको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि ऐड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। तो अभी तक मैंने कुछ बनाया है नहीं इसका फंक्शन वगैरह, तो अभी तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा ही। लेकिन देखिए बात क्या है, अगर मैं इसको मेथड बना रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली तो मेरे को यहाँ पे कॉल कर लेना चाहिए, तभी तो हमारा चलेगा। तो देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा बटन क्लिक हो उसके बाद मेरा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेथड अपने फंक्शन को कॉल ना करके उसका रेफरेंस पास करूँगा कि जब क्लिक हो उसके बाद ही जाकर मेरा जो है काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके अपना फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐड वैल्यू, ये हो गया मेरा एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसको लॉक करवा के कि ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज्ड मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ। तो वापस चलते हैं अपने यहाँ पे और खोलते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंसोल पे करके जब भी मैं ये वाला बटन को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे कंसोल लॉग पे मैसेज आना चाहिए कि वैल्यू जो है मेरी आराम से इंक्रीज हो गई है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास मैसेज आया वैल्यू इंक्रीज, तो इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। दोबारा करके देख लेते हैं, तो दोबारा आ गया, ये देखिए 2 हो गया यहाँ पे, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है आराम से। तो हम क्या करते हैं, अब अपनी बेस आगे की फंक्शनैलिटी यहाँ पे करते हैं, चलते हैं। तो हमने जो काउंटर की वैल्यू ली थी उसको अब अपडेट कर देंगे, तो क्या कर देंगे, काउंटर +1, ठीक है। तो ये बेसिक सी जावास्क्रिप्ट हो गई। हमने क्या करा, जब भी बटन हमारा क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन पे क्या है हमारा, पहले हमने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करवा रखी है और यहाँ पे अपना एक मैसेज प्रिंट करवा रखा है। तो यहाँ से काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, और जब काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हर जगह अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा होता है कि नहीं होता है। तो जैसे यहाँ एक बार इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, और इंक्रीज काउंटर करते ही ये क्या देगा, हमने तो ये तो वैल्यू अभी भी 14 की 14 ही है, लेकिन यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया कि वैल्यू इंक्रीज्ड, ठीक है। एक बार दोबारा करते हैं तो दूसरी बार भी यही आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना अपने काउंटर की वैल्यू और प्रिंट करवा लेते हैं साथ साथ में, तो पता चलता रहेगा कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो भी रही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए पहले 14 था और क्लिक करने के बाद 15 हो गया। अब जैसे ही एक और बार किया तो 16 हो गया। भाई वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है काउंटर की, लेकिन यहाँ पे 14 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये है गड़बड़ वाली बात कि यहाँ पे हमारा हर इंक्रीज काउंटर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा काउंटर की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो वैल्यू यूआई में यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 14। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये रिएक्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता है। तो रिएक्ट आपसे कहता है कि भाई जो यूआई की अपडेशन है ना, वो मेरे हाथ में छोड़ दो, आप खुद से अपना दिमाग मत लगाओ, खुद से इतनी चीजें मत करो, वो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, बेसिक सा जब हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल यूज करते थे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये सब यूज करते थे हम अपडेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा आप भाई यूज स्टेट हुक का यूज करो अगर आपको यूआई अपडेशन करनी है, क्योंकि ये काम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपना पीछे क्या कर रहा हूँ, अपना वर्चुअल डोम मेंटेन रख रहा हूँ, तो मेरे को उसमें अपडेट करना है, फिर वहां पे आपके रियल डोम पे भेजना है। तो ये काम मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको एक मेथड पहले से दे देता हूँ यूज स्टेट का, तो उससे आप कर लेना, ठीक।
तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी सिर्फ इनिशियल वैल्यू को रीड करके छोड़ दे रहा है, उसके बाद जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, वो उसको अपडेशन को यूआई पे नहीं दिखा रहा। बेसिकली आपका जो पीछे का काम चल रहा है ना, जो आप जावास्क्रिप्ट से कर रहे हो, वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्ट सिर्फ कहाँ टांग अड़ा रहा है, जहां आपको यूआई अपडेट करनी है, ठीक है, रियल टाइम में। तो अब क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं अपना यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट हुक के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो वो एक मेथड है, ठीक है, तो मेथड को हम कर्ली ब्रेसेस से बुलाते हैं। अब यहाँ से हम लिखते हैं यूज स्टेट, उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से आता है, ये आता है रिएक्ट से, ठीक है। तो ये सिंपली हमने यहाँ से कर लिया इसको इंपोर्ट। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। अब ये मेथड जो है अपने साथ एज अ पैरामीटर यहाँ पे एक इनिशियलाइज वैल्यू लेके आता है। अब इनिशियलाइज वैल्यू वो क्या हो सकती है, हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे काउंटर की वैल्यू लेते चल रहे हैं, हमने 10 लिया था, हम 10 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग उसके अंदर पास कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। उसके अलावा हम कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, हम कोई एम्प्टी एरे या फिर उसके अंदर की वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से काफी सारी चीज कर सकते हैं। और एक और चीज, हम बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पास करते हैं 10। अब ये जो भी हमारा यूज स्टेट होता है, जो भी हमारा, हम इसको मेथड को यूज करते हैं, तो इसको कहीं स्टोर भी तो करवाना होता है किसी वेरिएबल में। तो हम वेरिएबल में इसको स्टोर कराएंगे, और ये हमारे साथ क्या लेके आता है, अपने साथ एक एरे लेके आता है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, दो ही। तो जो हमारा 0th इंडेक्स है और 1 इंडेक्स है, तो दो इंडेक्स है हमारे पास। तो 0th इंडेक्स पे हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा वहां पे वेरिएबल, ठीक है। इस केस में हमारे पास वेरिएबल क्या है, वो काउंटर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली कोई वेरिएबल नहीं, हमारे पास एक फंक्शन आता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो हमारा वेरिएबल काउंटर है उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो बेसिकली हम किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल का नाम रखा है सेट काउंटर, तो हम यहाँ पे उसको रखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रखा है काउंटर, तो हम इसको किस तरीके से डालेंगे, हम इसको डालेंगे सेट काउंटर, क्योंकि बेसिकली ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है हमारा इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूआई के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। एरर थ्रो क्या कर रहा है कि रीडिक्लेयर कर रखा है हमने, तो ब्लॉक स्टॉप है हमारा काउंटर का, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटर को पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ था। तो हम इसको कर देते हैं अब कमेंट आउट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिक सा तरीका हो गया यूज स्टेट को डिफाइन करने का, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल का नाम है, ये जरूरी नहीं है आप काउंटर ही रखना, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। सेम इन द केस ऑफ सेट काउंटर, ये एक फंक्शन होता है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि आप बेसिकली जो भी नाम रख रहे हो ना, उसके आगे सेट लगा दो। तो इसका मतलब क्या है, आपको याद रहेगा कि भाई इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी चीज को, अपने जो काउंटर की वैल्यू है या फिर कोई भी चीज है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज करना है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सेट काउंटर को बुलाएंगे, ये हमारा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या भेजेंगे, अपनी अपडेटेड वैल्यू। अपडेटेड वैल्यू क्या होगी भाई, हम क्या करना चाह रहे हैं, काउंटर में +1, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। अब देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी काउंटर की, वो 10 आ गई, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमने कहाँ पे डाली थी, हमने डाली थी यहाँ पर अपने यूज स्टेट हुक में, ठीक है। और यही उसने रीड करी इनिशियली। अब क्या होगा, जब भी हम इसको यहाँ पे इंक्रीज काउंटर करेंगे, तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, और यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाना चाहिए, 11। तो जैसे ही देखो हमने इंक्रीज काउंटर पे क्लिक किया, तो हमारा काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक। अब जैसे दोबारा किया, तो फिर अब 12 हो गई। अब इधर की तरफ देखो तो क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले तो 10 आ रहा है, सबसे पहले हमारा फिर 11 आ रहा है। तो हमारा एक स्कोप पीछे चल रहा है, किस वजह से चल रहा है,
कि हमारा जो ये कांस्टेंट ऐड वैल्यू वाला फंक्शन है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है, सेट काउंटर करता है, लेकिन अभी प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक, अभी क्या कर रहा है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो सबसे पहले हमारी काउंटर की प्रीवियस वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो काउंटर को अभी क्या कर दे रहा है, अभी तो पहले इंक्रीज कर दे रहा है रीड करने के बाद, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा बाद में प्रिंट होगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक यूज स्टेट हुक। तो हमने यहाँ पे देखो, जब भी हम कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है और यूआई पर रेंडर भी होती जा रही है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारा यूज इफेक्ट हुक। अब यूज इफेक्ट हुक किस तरीके से यूज होता है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको उसको कॉल करना है तो आप कॉल करने के लिए क्या करोगे, वो भी एक मेथड ही है, तो हम यहीं पे इसको बुला लेते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वो हो जाएगा। अब इसके बाद इसका भी हम क्या देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से यूज होता है बाय यूज इफेक्ट हुक। तो यूज इफेक्ट हुक को हम कॉल करते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन ही है, मेथड ही है, तो इसको बुला लेते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमारे पैरामीटर्स जो आते हैं उसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो आ गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हमारी जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी जो कि हमारा माउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब माउंटिंग क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो जो भी हमारा माउंटिंग के वक्त जितनी भी यूआई को हमें रेंडर करवाना है वो सब पार्ट हमारा इसके अंदर यूज होगा। और इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है वो आता है हमारा डिपेंडेंसी लिस्ट। ठीक है, डिपेंडेंसी लिस्ट, और जो कि हमारा अनडिफाइंड भी रह सकती है, तो हम बिना इसके भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक वार्निंग या फिर एक एरर थ्रो कर सकता है। तो नॉर्मली हमको क्या करना चाहिए, इस डिपेंडेंसी लिस्ट को यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। ठीक है, वो एरे की फॉर्म में आती है लिस्ट, जब जैसे मैंने लिस्ट यूज किया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि हम यहाँ पे एक एरे डालेंगे जिसके अंदर हमारी काफी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अभी डिपेंडेंसी लिस्ट देखो, जैसा इसका नाम आ रहा है ना डिपेंडेंसी, तो उसी से ही इसका लिंक्ड है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, ये जो आप यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हो, ठीक है, वो आपका किस चीज पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब आप जो भी अपना यूआई को रेंडर करवाओगे इस कोड के थ्रू, ठीक है, वो आपका किस चीज पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा था काउंटर पार्ट था, ठीक है, तो जैसे ही मैं काउंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरी यूआई अपडेट हो रही है, तो मेरा जो है किस चीज पे डिपेंडेंसी आ गई, मेरी आ गई काउंटर वेरिएबल पे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या डाल सकता हूँ, काउंटर डाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक डिपेंडेंसी हो गई। ठीक, तो इसी तरीके की काफी सारी डिपेंडेंसी होती हैं। और यूज इफेक्ट हुक जो होता है आपका मेनली यूज होता है जब कभी भी आपको क्या करना है, कोई भी एपीआई को फेच करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, आप जो भी कोड लिखोगे ना वो वाला अपने एपीआई को फेच करने वाला, आप इसी के अंदर लिखोगे यूज इफेक्ट हुक के अंदर, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आपकी जो ये डेटा आपने फेच किया है और उसको आप डिस्प्ले करवाओगे वो कब हो, वो आपका किस फेज में हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, हमारे आते हैं इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। क्या आते हैं, 4 फेजेस। चलो उन 4 फेजेस को देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो हम चलते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल पे। ये देखो, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो रिएक्ट की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं उसमें यहाँ पे इन्होंने 3 फेजेस दिए हुए हैं, तो मेनली 4 होते हैं। तो इन्होंने मेन वाले दे दिए कि माउंटिंग है, अपडेटिंग है और फिर अनमाउंटिंग है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, कोई इमेज खोल लेते हैं एक बार। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक सबसे पहला जो फेज है वो इन्होंने दे रखा है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन कौन सा फेज है, इनिशियलाइजेशन आपका वो फेज है जिस वक्त आपने अपना कोड किया है, आप अपने कोड करके रेडी हो, लेकिन आपने उसको अभी रनिंग फेज में नहीं लाए, आपने अपना कोड जो है वो अभी रन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका माउंटिंग फेज। अब माउंटिंग फेज कौन सा होता है, माउंटिंग फेज वो होता है जब आपका जो ब्राउजर है वो आपकी यूआई को रेंडर करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही अपनी ऐप को रन किया तो जो आपका सबसे पहले खुला, जैसे मेरे क्या था, मैंने अपने जब कोड को रन किया था तो मेरे पास ये यूआई रेंडर होके आई थी। ठीक है, हेक्टिक प्रोग्रामर, काउंटर वैल्यू और इंक्रीज काउंटर। तो ये जो था, ये था मेरा माउंटिंग फेज।
ठीक है, माउंटिंग फेज में जब मेरा यूआई फर्स्ट टाइम हमारी रेंडर होती है तो वो होता है हमारा माउंटिंग फेज। तो हम क्या करते हैं इसमें, यूज इफेक्ट में आप किस तरीके से यूज कर सकते हो माउंटिंग फेज में। मान लीजिए आप एक म्यूजिक स्टोर बना रहे हो। अब म्यूजिक स्टोर के अंदर आपको क्या करना है, म्यूजिक स्टोर के अंदर जब आप उस ऐप को रन करते हो या फिर आप वेब एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आप चाहते हो कि अभी तो आपने कुछ सॉन्ग सर्च नहीं किया है ना, तो कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मान लो आपने वहां पे एपीआई बुला रखी है, ठीक है, आपने वहां पे बुला रखी है अपनी एपीआई। अब एपीआई क्या कर रही है, आपका एपीआई लेटेस्ट सॉन्ग्स को लेके आ रही है वहां पे। तो जितने भी लेटेस्ट सॉन्ग्स थे उसने वो कॉल कर रखे हैं आपने, जैसे ही आपने रन किया तो आपके माउंटिंग फेज में क्या शो होने चाहिए, लेटेस्ट सॉन्ग। तो उसके लिए जो आप यूआरएल डाल रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए जो आपने यूआरएल डालोगे तो आप यहाँ पे डाल दोगे यूआरएल पे। और एम्प्टी आपने अगर डिपेंडेंसी लिस्ट रखी है तो इसका मतलब आप अपना माउंटिंग फेज पे हो। माउंटिंग फेज मतलब आपकी कोई वहां पे डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे ही आपका माउंटिंग फेज आएगा तो आप उस यूआई को फेच करोगे और डेटा अपना डिस्प्ले कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपकी डिपेंडेंसी लिस्ट खाली है इसका मतलब आप जो भी यहाँ पे फंक्शनलिटी करवाना चाह रहे हो वो आपकी कौन से फेज में आएगी, माउंटिंग फेज में, ठीक। इसके बाद आता है हमारा दूसरा अपडेशन, ठीक है। अब अपडेशन क्या होता है, अपडेशन मेनली जैसे मैंने अभी बात की थी, मैं क्या करना चाह रहा था, मैं अभी अपने ऐप में क्या कर रहा था, ये मेरी माउंटिंग फेज के बाद हेक्टिक प्रोग्रामर काउंटर वैल्यू ये आया, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज काउंटर कर रहा हूँ, तो मेरी क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो मेरा सिंपल सा कोड है जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, केवल काउंटर को वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा काम ऐसे ही चल जा रहा है। लेकिन मान लो मैं क्या करना चाह रहा था, यहाँ पे मेरा एक फॉर्म होता, ठीक है, और मैं उस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मेरा जो भी डेटा था वो डेटा उठ के बैकएंड पे जाएगा, ठीक है। तो मेरे को वहां पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी। तो वहां पे क्या करूंगा, मैं इस एपीआई को मैं यहाँ से इंप्लीमेंट करूंगा उसको, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, उसकी कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन होगी, जैसे सबमिट बटन, ठीक है, जब उस पर क्लिक हो तो उसके बाद मेरा यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो अगले फेज पे चलते हैं, ये हो गया हमारा अपडेशन पार्ट। तो अपडेशन पार्ट में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली जो हमारा स्टेट चेंज हो रहा था किस वक्त पे होगा हम उसको देख रहे थे, ठीक है। तो स्टेट चेंज हम इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो क्या बचता है, हमारा लास्ट बचता है अनमाउंटिंग। अब देखो जो माउंटिंग था जस्ट उसका रिवर्स है अनमाउंटिंग। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे अगर हम इसी साइट को देखें, मान लो ये हमारी रिएक्ट में बनी होती, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास नेविगेशन बार है जिसके अंदर मेरे पास अलग अलग यहाँ पे जो है टैब्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, देखो यहां से मेरा क्या हुआ, जो मेरा प्रीवियस कोड था जहां पे मेरे पास वो इमेज आ रही थी वो क्या हुआ, वो यहां से पहले हटा है, उसके बाद ये वाला नया कोड जो है खुला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो प्रीवियस कोड था, जो प्रीवियस जो यूआई थी उसको मैंने वहां से हटा दिया, मतलब क्या कर दिया, उसको वहां से अनमाउंट कर दिया, और यहाँ पे नई यूआई को मैंने माउंट कर दिया, मतलब नई यूआई को यहाँ पे रेंडर करा दिया। तो ये होता है मेरा अनमाउंटिंग फेज। तो जो भी हमारे इस तरीके के फेजेस होंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वो हमारा हो जाएगा अनमाउंटिंग फेज। और वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक को। तो बेसिकली जो यूज इफेक्ट हुक हुआ, अगर हम नॉर्मली कहना चाहें तो वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है रिएक्ट लाइफ साइकिल पे, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, इनिशियलाइजेशन आता है, ठीक है, एक आता है इनिशियलाइजेशन फेज, जिसको इतनी जो है महत्ता नहीं दी जाती, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फेज आपका बेसिकली कोडिंग फेज हो गया जिसमें आप अपना कोड रेडी करते हो। जो मेन 3 फेजेस होते हैं वो होता है हमारा माउंटिंग फेज, जब आप अपना यूआई फर्स्ट टाइम रेंडर कर रहे हो या फिर कोई भी चीज आप जो है ब्राउजर जो है उसको रेंडर कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा। अपडेशन का मतलब क्या होता है, वो यूआई के अंदर चेंजेस जो आप किसी चीज को अपडेट करने के बाद लेके आ रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा था, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, तो मेरी यूआई क्या हो रही थी,
दोबारा से रेंडर हो रही थी और सिर्फ उस वैल्यू को चेंज कर रही थी जहां पे मेरा काउंटर वाला पार्ट जो है रन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फेज आता है हमारा अनमाउंटिंग फेज। तो अनमाउंटिंग फेज हमारा तब होता है जब भी हम अपनी यूआई को वहां से हटाकर कुछ नई यूआई लेकर आने वाले हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये थे हमारे दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हुक्स, यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी अलग से यूज रैप हुक के लिए, क्योंकि ये तीन जो है मेजरली सबसे ज्यादा यूज होते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रैप। कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में आपको इस तरीके से दिखाऊं कि उसमें मैं आपको जितने भी रिएक्ट लाइफ साइकिल्स के अंदर चेंजेस थे वो सारे इंप्लीमेंट करा के दिखाऊं यूज इफेक्ट के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक डमी एपीआई लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि यूज इफेक्ट हुक में किस तरीके से एपीआई के मेथड्स को कॉल किया जाता है इन डिफरेंट फेजेस के वक्त, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग।